हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सभी टॉपर्स को फिजिक्स वाला परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो बच्चे यूपीएससी के साथ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला लेकर आ गया है यूपीपीएससी 2024 और 69th बीपीएससी के लिए सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच। यूज कीजिए कूपन कोड SDM 1000 और बैच पर पाइए एक्स्ट्रा 1000 रुपए का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने जाने का किराया भी देते हैं। अगर बच्चे वहाँ रह के भी नहीं पढ़ पा रहे, उनमें रहने के लिए किराया नहीं है, तो उनके लिए रूम देते हैं और उसकी खुद ही फीस देते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो इंटरव्यू के टाइम पे अपना ब्लेजर नहीं सिलवा पा रहे थे, तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि तैयारी शुरुआती कहाँ से करें। तो अलीगढ़ में जो हमें ये इसके लिए एक माध्यम मिला था, एक सर थे पंकज वर्मा सर जो SDM थे, वो होगा या ये भी लगता था कि एग्ज़ाम टलेगा, तो इससे पहले से ही पता लग जाता था। कोई भी रिजल्ट आने वाला होता था तो इस चैनल के माध्यम से पता लग जाता था कि 2 घंटे में रिजल्ट आने वाला है या अगले 2 दिन में रिजल्ट आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों PCS 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने विश्वास दीक्षित सर बैठे हैं, जिनका यूपीपीसीएस में 27वीं रैंक पे नायब तहसीलदार के पद पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो सर को अपने यूपीपीएससी डेली न्यूज परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। सर, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है और आपका माध्यम और ऑप्शनल कौन सा रहा जी सर, मैंने BSc किया था PCM से और MSc किया था केमिस्ट्री के साथ। अच्छा। और मेरा माध्यम हिंदी मीडियम रहा था, ऑप्शनल जियोग्राफी रहा था। अच्छा सर, अभी PCS 2023 के लिए भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं? जी सर। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि आपका अपनी सफलता के दौरान में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर? जी सर, जैसे कठिनाइयाँ आती हैं, थोड़ा एक तो यही नहीं पता था हमें पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सिविल सर्विस होती क्या है। अच्छा। तो यही सबसे बड़ी चुनौती होती है कि तैयारी शुरुआती कहाँ से करें। तो अलीगढ़ में जो हमें ये इसके लिए एक माध्यम मिला था, एक सर थे पंकज वर्मा सर जो SDM थे, उन्होंने सिविल सर्विस मार्गदर्शिका शुरू की थी। तो उसके माध्यम से हमें पहली बार पता लगा कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम ये होता है, ये सिलेबस होता है और हमें अपनी जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो किस तरीके से बनानी है। तो पंकज वर्मा सर का, हम और उनकी टीम का मेरे इस सिलेक्शन में पूरा योगदान रहा था सर। अच्छा। और सर, और किन किन लोगों का सबसे बड़ा योगदान आपके सफलता में रहा? जी सर, ऐसे सर के अलावा जो राजवीर सर थे, रिंकू भैया थे, इसके अलावा मेरे दोस्त थे गोपाल, पीयूष, शिवम पुंडीर, भारत, प्रदीप भाई, इन लोगों का बहुत योगदान रहा जो मुझे सिविल सर्विस मार्गदर्शिका के दौरान ही मिले थे। अच्छा। सर, आपका ये यूपीपीसीएस में कौन सा अटेम्प्ट मेंस को लेकर के रहा और इंटरव्यू को लेकर? ये सर, इंटरव्यू और मेंस के लिए मेरा दूसरा था, वैसे ओवरऑल मेरा चौथा अटेम्प्ट था ही। जी सर। इससे पहले मैंने 2019 में इंटरव्यू दिया था सर, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सर, जानना चाहेंगे सर, प्रारंभिक परीक्षा, देखिए सर, जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं, जितने भी टॉपर्स होते हैं, स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए सब सारी चीज़ें बताते हैं। सर, इनसे हट के प्रारंभिक परीक्षा के लिए और कौन सी किताबें छात्र जो है पढ़ सकते हैं सर? ऐसे इनसे हटके तो सर कोई नहीं होता। जैसे मैंने जो अपना बनाया था, सबसे पहले मैंने NCERT को कंप्लीट किया था। उसका जो भी मुझे ऐसा फैक्चुअल लगा कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था लगभग सारी NCERTओं का 25 से 30 पेजों में, जो भी 1 लाइनर क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैंने घटना चक्र की जो किताबें आती हैं, पूर्वावलोकन, उनको जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे और बार बार मुझसे गलत हो रहे थे और परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे थे, उनका मैंने सर शॉर्ट नोट्स बना लिया था। अच्छा। इसके अलावा जो बेसिक बुक्स होती हैं सभी के लिए, जैसे आपने बताया लक्ष्मीकांत, इसके अलावा मैंने मॉडर्न इंडिया और मिडिएवल के लिए SK पांडे पढ़ा। एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने KC श्रीवास्तव की बुक को पढ़ा था, क्योंकि एंशियंट इंडिया के जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा हटके आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल, तो वो किताब एंशियंट इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा उसमें GS1 में जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट होता है, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली थी। अच्छा। सर, जानना चाहेंगे करंट अफेयर को लेकर के कौन सी बुक आप पढ़े? जी सर, मैंने करंट अफेयर को, मैं डेली करंट अफेयर लिखता था यूट्यूब चैनल से, दृष्टि IAS के से। इसके अलावा जो अखबार में जो भी न्यूज़ आती थी, जैसे एक टेलीग्राम पे चैनल था स्टडी RN करके, उससे मैं जो भी प्रीलिम्स का फैक्ट आता था डेली अखबार का, उसको भी लिखता रहता था। और इसके साथ में जो मंथली कंपाइल आता था दृष्टि IAS का मैगजीन, उसको मैं लेता था सर। के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा तक से लेकर के इंटरव्यू तक की रणनीति सर यदि आप बता दें, क्या अभी से छात्र करना शुरू कर दें जो अभी ग्रेजुएशन करके तैयारी करना आ रहे हैं, क्योंकि आपके समय से सर पोस्ट ग्रेजुएशन बाद से बहुत जानकारी प्राप्त, तो ऐसे सर बहुत से छात्रों को जानकारी नहीं है। इसके लिए जैसे सर मैंने अपना स्ट्रेटेजी बनाया था, मुझे सर के माध्यम से जो सिखाया था, हमने शुरुआत में 6 महीने केवल NCERT ही पढ़ा था,
क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मुझे आर्ट वाला ये जो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं इनकी कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंने 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक सारी NCERT पढ़ी थी और उनका टेस्ट पेपर लगाया था, जो सर ने ही हमें उपलब्ध कराया था निःशुल्क। तो इसके अलावा जो जितने भी हमें लगे कि इनका हमें नोट्स बनाना चाहिए NCERT का, क्योंकि जब पेपर नज़दीक आता है तो हम सारी NCERTों को एक साथ नहीं पढ़ पाते। तो अगर हमारा लगभग 50 पेजों का सबका नोट्स बना रहेगा तो हम उसे पेपर से 1 सप्ताह पहले आसानी से पढ़ सकते हैं। इनको करने के बाद जो भी पिछले जो 15 साल के पेपर हैं उनका एनालिसिस करें कि जो हमने NCERT को पढ़ा है या घटनाचक्र पूर्वावलोकन को पढ़ा है, तो उनसे जो हम पेपर में जब 15 साल के पेपर देखे तो वो क्वेश्चन फंस पा रहे हैं या नहीं, तो उनको देखते हुए उनका भी एनालिसिस कर लो कि जो हमने NCERT का ये वाला पार्ट पढ़ा तो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा सबके लिए जो बेसिक बुक्स होती हैं उन बेसिक बुक्स को ही बार बार पढ़िए। प्रीलिम्स के लिए तो यही है सर। इसके अलावा जो जैसे जियोग्राफी ऑप्शनल भी था मेरा, इस बार तो हटा दिया है। तो मैपिंग पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैपिंग के लिए मैंने विनोद मिश्रा सर का मैप पढ़ा था। और जो मेंस के लिए है तो शुरुआत में जैसे हमने 6 महीने NCERT ही पढ़ा था, तो उसके साथ साथ जो NCERT में पीछे क्वेश्चन लिखे होते हैं अभ्यास प्रश्न, उनसे ही हमने मेंस के क्वेश्चन भी बनाए थे। जैसे पॉलिटी की किताब थी एक, उसमें भी पीछे अभ्यास प्रश्न लिखे हुए थे, तो हमने उसको लिखने की प्रैक्टिस किया था, फ्रेम किया था उसे कि 200 शब्दों में हम अपने पूरे आंसर को जितना भी कुछ पूछा गया है उसे कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, कैसे हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं और कैसे कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में जो सबसे यूनिक हो, फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। तो इसकी जो हमने शुरुआत में ही 6 महीने में ही तैयारी कर ली थी कि हमने अपने आंसर को फ्रेमिंग कैसे करना है, तो इसका काफ़ी रोल रहा था। दूसरा, शुरुआत में हमने प्री और मेंस को साथ ही लेके चला, लेकिन जब लास्ट में जब टाइम बचता है कि 3 महीने मेंस के रह गए, जैसे इस टाइम पे हम मेंस के 15 दिन रह चुके हैं, प्रीलिम्स के 15 दिन हैं, तो उसके लिए जो भी हमने अपना शॉर्ट नोट्स बनाया था उसको ही बार बार रिवाइज किया। करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि IAS की जो ईयरली आई वाली जो बुक आती है उसको पढ़ते हैं सब लोग, तो हमने भी उसको फॉलो किया। और जो हमने अपना डेली न्यूज़ वाला नोट्स बनाया था उसको भी सर फॉलो किया है। मेंस के लिए जो बुक रहती हैं, जैसे अब जो बच्चे 2024 में मेंस देंगे, तो सबसे पहले तो क्योंकि अब ऑप्शनल हटा दिया है, GS के ही 6 पेपर हैं और हिंदी और ऐसे का पेपर है, तो सब बच्चे अपना उसी हिसाब से शेड्यूल बना लें कि हमें एक एक टॉपिक करके, जैसे हम सबसे पहले GS 1 का बताएं कि आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक देख लिया कि ये आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हैं। अगर अच्छा ग्रुप बना हुआ है, जैसे मैंने बताया कि मेरे उसमें मेरे दोस्तों का काफ़ी योगदान रहा, तो अपने दोस्तों को बना के आर्ट एंड कल्चर के मान लो 8 टॉपिक हैं, तो 4 दोस्त हैं, 2-2 टॉपिक बांट लें कि आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें और सब लोगों को समझा दें या उसके नोट्स बना दें और सबको प्रोवाइड करें। हम भी अपना 2 टॉपिक ले लिए कि हम इन 2 टॉपिकों को लेंगे और सबको समझा देंगे। तो इससे ये होता है कि सब अपने अपने अलग अलग डायमेंशन होते हैं सबके, कोई कुछ अलग सोचता है उस बारे में, हम अलग सोचते हैं। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों ने मेरे साथ किया था और सब उसका जो भी नोट्स ना बना के उसका अभ्यास प्रश्न के रूप में मॉडल आंसर बनाते थे। तो उसमें हम भी अपना मॉडल आंसर बनाते थे, मेरे दोस्त भी बनाते थे, तो काफ़ी डायमेंशन मिल जाते थे। तो इस तरीके से मैंने सब नोट्स बनाए थे मॉडल आंसर के रूप में, और दोस्तों ने ही उन्हें चेक किया था, सर ने भी चेक किया था। तो इस तरीके से मैंने मेंस की रणनीति बनाई थी अपनी। अच्छा सर, सिविल सर्विस मार्गदर्शिका जैसा कि अलीगढ़ की एक संस्था है, वहाँ से हम बहुत पहले से हम भी अपने चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं। सर, वहाँ जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, आज वो छात्रों को थोड़ा बता दें। जी सर, जैसे अब इस टाइम 14 मई को प्रीलिम्स हो जाएगा, तो सर ने जो नया बैच शुरू किया है जो अब 16 मई को शुरू होगा वो मेंस के लिए। इसके अलावा सर जून में ही शुरू करेंगे एक 2024 में जो बच्चे प्रीलिम्स देंगे उनके लिए नया बैच। तो सर अखबार में एडवर्टाइज निकलवाते हैं और एक टेस्ट होता है उसका, जो बच्चे उस टेस्ट में पास हो जाते हैं उनका सिलेक्शन होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहली बार में टेस्ट में पास नहीं हो पाते, तो सब उनका दोबारा टेस्ट दिलवाते हैं। तो इसके लिए जो बच्चे गरीब हैं, जो दिल्ली या लखनऊ, इलाहाबाद यहाँ तैयारी करने नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा जो भी हमारे क्षेत्र की लोकल लड़कियां हैं, जैसे अब यूपी PCS के इस बार के रिजल्ट में देखा जाए कि 33% लड़कियां पास हुई हैं, लेकिन हमारे जो CSM में देखा जाए तो 60% लड़कियां पास हुई हैं। 3 लड़कियां थीं और मैं अकेला एक लड़का था सर। तो जो ये कहते हैं कि सर ने ये जो सोशल जस्टिस होता है इसको काफ़ी बढ़ावा दिया है इसके माध्यम से। सर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ फीस वगैरह भी लगती है? नहीं, ये सर बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अलावा सर जो बच्चे बिल्कुल ही वंचित हैं उनके लिए बुक्स भी उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। आने जाने का किराया भी देते हैं। अगर बच्चे वहाँ रह के भी नहीं पढ़ पा रहे, उनमें रहने के लिए किराया नहीं है, तो उनके लिए रूम देते हैं और उसकी खुद ही फीस देते हैं। अच्छा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो इंटरव्यू के टाइम पे अपना ब्लेजर नहीं सिलवा पा रहे थे, तो सर ने उनको ब्लेजर भी प्रोवाइड कराया था। तो ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है। जैसे
समाज के लिए क्या करना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को, उसकी एक अच्छी सीख मिलती है यहाँ से। सर जानना चाहेंगे कि कहीं से भी किसी भी उत्तर प्रदेश के जिले से या देश भर के किसी राज्य से भी लोग आके वहाँ पढ़ सकते हैं? जी सर, कहीं से भी कोई भी लोग, जो मेनली ये यूपी पीसीएस के लिए है, तो जो बच्चा किसी भी राज्य का यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहता है तो वो वहाँ आके निःशुल्क पढ़ सकता है सर। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो आपको जैसे बोरियत होने लगे, थोड़ा सा मन ना लगे पढ़ाई करने में, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए किस प्रकार से किस चीज़ का सहारा लेते थे? सोशल मीडिया क्या करते थे? जी सर, जैसे डिमोटिवेट भी होता था, जैसे मैंने सबसे पहले अटैम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। जी जी। लेकिन जो दूसरे मेरे जो 2 अटैम्प्ट थे उनमें मेरा प्रीलिम्स भी पास नहीं हो पाया था, तो थोड़ा डिमोटिवेट भी हुआ था। तो उसमें मेरे चाचा जी ने मेरा काफ़ी सहयोग किया था। चाचा जी का एक स्कूल है गांव में, तो उन्होंने कहा कि तुम तैयारी कीजिए और तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं तुम्हें अपने स्कूल में नियुक्त करूँगा केमिस्ट्री के टीचर के रूप में। तो उन्होंने साथ दिया मेरा। इसके अलावा मैं जो भी मुझे छुट्टी मिलती थी, जैसे अब मान लो प्रीलिम्स हो गया तो प्रीलिम्स के कुछ दिन बाद मेंस हो गया, जो भी टाइम मिलता था तो मैं अपने गांव में अपने पिताजी के साथ खेती में भी सहयोग करता था। तो उससे मुझे मोटिवेट मिलता था कि अगर नहीं सिलेक्शन हो पाएगा तो ये खेती में ही लगना पड़ेगा हमें। तो थोड़ी एनर्जी आती थी कि और मेहनत करेंगे इस बार तो पास तो हो ही जाएंगे। तो डिमोटिवेट होने के लिए यही किया था। सब ने भी हमें काफ़ी सहयोग किया। जैसे एक साल हमारा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो जो बच्चे पहले इंटरव्यू दे के आए थे तो सब उनसे पढ़वाते थे भी वहाँ पे। जैसे सबने मुझे GS1 का पेपर दिया था जिसमें मैंने हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट कराया था वहाँ बच्चों को। तो इससे मोटिवेट बना रहता है कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। सर जानना चाहेंगे UPPSC डेली न्यूज़ से आप जुड़े थे, इसको देख रहे थे? जी सर, इससे तो हमेशा जुड़े रहते थे। जो भी न्यूज़ आती थी कि एग्ज़ाम इस डेट को होगा या ये भी लगता था कि एग्ज़ाम टलेगा, तो इससे पहले से ही पता लग जाता था। कोई भी रिजल्ट आने वाला होता था तो इस चैनल के माध्यम से पता लग जाता था कि 2 घंटे में रिजल्ट आने वाला है या अगले 2 दिन में रिजल्ट आने वाला है। तो उससे थोड़ा एनर्जी बनी रहती थी और थोड़ा मन भी विचलित होता था कि हाँ रिजल्ट आने वाला है। तो सर किस प्रकार से लेते हैं सर हमारे न्यूज़ चैनल को, और जो हम इंटरव्यू भी कराते हैं? इससे सर काफ़ी अच्छा लगता है, नए नए टॉपरों से जानकारी मिलती है। जैसे हमने बताया निःशुल्क संस्था में पढ़ते हैं हम, तो उस आपके चैनल के माध्यम से ये पता लगता है कि हमें अभी ये किताबें और पढ़नी चाहिए। किसी टॉपर ने कोई नया बताया, उनके आप शॉर्ट नोट्स जो भी मॉडल आंसर हैं उनको दिखाते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो हमें भी सीखने को मिलता है कि शायद हम भी ऐसा करें तो हम भी SDM और DSP के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो सर चैनल के माध्यम से काफ़ी सीखने को मिला। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल UPPSC डेली न्यूज़ जरूर जाके ज्वाइन कर ले, वहाँ आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और स्पेशल है, सारी चीज़ें निःशुल्क आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।